दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जिस एनालिसिस को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं वो काफी लंबे समय से उस भारतीय लोकतंत्र के इस इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को काफी लंबे समय से इसका इंतजार था और ये बात कई मंचों पे बार बार सामने आई थी कि ये जो पद है, ये जो पोस्ट है, ये भरी जानी चाहिए। विदाउट इसके इतनी बड़ी पार्टी का चलना नियमित रूप से बहुत मुश्किल है। यहां दोस्तों बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। अब ये कहा जा सकता है कि इसका पर्दा धीरे धीरे उठ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या ये कहिए कि न्यू बॉस कौन हो। अब कहने को तो कहा जाता है कि न्यू बॉस मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन देखने में तो हमेशा यही आता है और संघ का भी मानना है कि यशमैन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है भारतीय जनता पार्टी। अब किसका यशमैन ये आप समझ सकते हैं, लेकिन इस बार संगठन ने, खासतौर से संघ ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो हमारी पसंद का होगा, क्योंकि संघ ये चाहता था कि अब संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन का एक मजबूत स्तंभ चाहिए। वही दूसरी तरफ दोस्तों, आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर, राष्ट्रीय मीडिया पर संविधान, कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर जबरदस्त चर्चा होती रही। जैसे लगा कुछ चैनलों पर तो ऐसा लगा जैसे कि संविधान या कार्यपालिका और न्यायपालिका से रिलेटेड ऐसा मैटर है जिससे पहाड़ टूट पड़ा है, संविधान खतरे में हो गया है। क्या हुआ है ऐसा, आइए हम निश्चित रूप से आपसे बात करते हैं। इसके पहले आपसे एक निवेदन, गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी दिल्ली सहारा के आपके यूट्यूब मंच का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स का क्या अकाउंट दे सकते हैं। दोस्तों, हम आते हैं अपनी मेन खबर की तरफ, जिसका विश्लेषण आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग फाइनल हो चुका है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खासतौर से संघ की मोहर लग चुकी है। ये कोई और नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, देवेंद्र फडणवीस। देखिए, काफी लंबे समय से ये चर्चा थी कि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का जिसके पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव। ये भी आप जानते हैं, जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, गडकरी या राजनाथ सिंह जी को छोड़ दें तो लगभग वो सारे लोग वही रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के आगे पीछे घूमते रहे हैं। नड्डा जी का वो बयान संघ को हमेशा चुभता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई, उसको संघ की जरूरत नहीं है। तो संघ बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि ऐसे लोग उस पद पर बैठे जो उसकी गरिमा को तार तार कर दें। ऐसे में काफी लोगों का इस पर निगाह गई कि किस किस व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जा सकता है। अनुराग ठाकुर का नाम आया, स्मृति ईरानी का नाम आया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया। गडकरी साहब के बारे में सोचा गया कि जो कि उनके 36 के आंकड़े हैं, इस पे नाम पे विचार नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन यहाँ सवाल इस बात का था कि उस नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी को बनाया जाए जो कि संगठन और सरकार को एक साथ लेके चल सके और खासतौर से संघ का विश्वास जीत सके, क्योंकि जो व्यक्ति संघ का विश्वास नहीं जीत सकता, इसलिए उसको इस पद पर बैठाना बड़ा मुश्किल था।
काफ़ी जद्दोजहद हुई, केरला में जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात पे काफ़ी विचार किया गया था इंटरनल, और जो व्यक्ति का नाम आया वो भी नागपुर से आया। और नागपुर वो जगह है जहाँ संघ का केंद्रीय कार्यालय है, नागपुर वो जगह है जहाँ से गडकरी जी आते हैं। इसका एक रीजन और है दोस्तों, ये समय, ये मुहूर्त क्यों चुना जा रहा है? भाजपा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। 4 राज्यों के चुनाव हैं, जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि स्थिति इनकी ठीक नहीं है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें लग रहा है शायद महाराष्ट्र में जीवित हो जाए या टफ फाइट में आ जाए। इसलिए महाराष्ट्र से एक व्यक्ति चुना गया कि चुनाव के पहले अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का एक कम से कम एक नामी गिरामी चेहरा हो, उस व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो शायद इसका फायदा महाराष्ट्र के चुनाव में होगा। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी सोचने में कोई पाबंदी नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता। उनकी सोच शायद बेतब्दील है। शायद अगर देवेंद्र को बनाया तो शायद भाजपा का कुछ चमत्कार हो जाए। जब देवेंद्र के रहते भारतीय जनता पार्टी की हालत सबसे ज़्यादा खराब हुई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद स्थिति मजबूत होगी। ये सपना भी हो सकता है सच्चाई भी। लेकिन संघ इस बात का बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहता था कि कम से कम मोदी अमित शाह का कोई यशमैन नड्डा की तरह दोबारा इस पद पर ना बैठे। वो चाहते थे कि संघ से जुड़ा हुआ, संघ से जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस पद पर आए। देखिए, ये इस बात का कहना, संघ भले ये सोच रहा हो कि देवेंद्र फडणवीस आएंगे और यशवंत नहीं होंगे, ये शायद पॉसिबल नहीं है। वो अमित शाह के भी उतने ही करीबी थे जितने मोदी जी के हैं। हाँ, संघ उनकी पृष्ठभूमि है, इस बात से इनकार नहीं कह सकता। अब इस चयन के अंदर एक नई चीज और थी कि चर्चा 2 चीजों की थी कि या तो बैकवर्ड व्यक्ति लाया जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो बैकवर्ड राजनीति है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसलिए यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसमें इस बात पे गहन मंथन हुआ कि कैसे सवर्ण जाति के व्यक्ति को लाया जाए या बैकवर्ड जाति का लाया जाए। बैकवर्ड में काफी चर्चा हुई, कई नामों पे चर्चा हुई, लेकिन बात बनी अंत में ब्राह्मण कार्ड खेला गया कि सवर्णों को खुश करने के लिए ये रास्ता नहीं। यदि कोई सवर्ण इससे खुश नहीं होता है, सवर्णों को कुछ मिल नहीं रहा है, सब कुछ आरक्षित नाम पे काफी आगे जा चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई अध्यक्ष ब्राह्मण होता है तो उसकी क्रियाकलाप पर निर्भर करता है कि वो देश और पार्टी के लिए क्या कर रहा है। सिर्फ किसी ब्राह्मण को या किसी यादव को या किसी बैकवर्ड को अपना अध्यक्ष बता देना, उसमें व्यक्ति का स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि अगर ऐसा कार्ड खेलेंगे तो जनता प्रभावित हुई, यानी कि नियति में ही अगर खोट है तो उसके बारे में उसकी संभावनाओं को तलाशना शायद उतना सफल नहीं हो सकता है। और ऐसे में चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, अभी उसकी डेट की घोषणा बहुत ही जल्दी होनी है, इसी महीने में होनी है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा, न्यू बॉस की घोषणा भी शायद इस महीने में हो जानी चाहिए। अब देवेंद्र फडणवीस कितना फायदा पहुंचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर उत्तर भारतीय कोई अध्यक्ष होता तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत अलग पड़ता है। अगर उत्तर भारतीय नहीं होता है तो थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि महाराष्ट्र जो आते हैं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र के लोगों पर नहीं पड़ पाया। तो वो इम्पैक्ट जो महाराष्ट्र उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि नहीं पड़ पाया, वो अदर स्टेट में पड़ेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एनीवे, आते हैं दूसरी खबर पर, और ये खबर काफी चिंताजनक है। पूरे दिन आज सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया पर इस बात का चर्चा होती है। संविधान के खतरे में नजर आया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के रिश्तों पर तमाम चर्चाएं हुई, बहसबाजी हुई। कारण क्या था?
दोस्तों, इसका एक इमोशनल कारण भी था। जब किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलाप से लोग वो अपनी कार्यप्रणाली से लोगों का दिल जीत लेता हो और लोग उसको अपने सर पे बैठा लेते हो, तो उससे उम्मीद करते हैं कि वो जो चेहरा, वो जो ख्याति, वो जो विश्वास, वो जो आइडियाज, उसको देख के उनके अंदर अपने आप जिंदा हो जाते हैं, वो जीवंत रहें, हमेशा जीवित रहें। और उसमें जरा सा भी अगर उनको संदेह लगता है, हो सकता संदेह लायक स्थिति ना हो, संदेह होता है, उनका दिल टूट जाता है। उनको लगता है हमने गलत विश्वास किया। हुआ क्या? हुआ ये कि डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, निश्चित रूप से ये माना जाता है कि चंद्रचूड़ साहब बैठे हैं तो न्यायपालिका के नाम पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। और इस बात में कोई एक सुई की नोक के बराबर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जब से चंद्रचूड़ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी बैठे हैं, तमाम लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं डगमगा रहा था, उनको कर नहीं, इनके रहते न्याय मिलना ही है। ये विश्वास, ये अटूट विश्वास काफी लंबे समय के बाद है और उन्होंने इसको साबित भी किया। बहुत सारे ऐसे निर्णय जिस पर कि नजर नहीं जाए, स्वतः संज्ञान लेकर के उन्होंने अपना फैसला दिया। इतना ही नहीं, जो जिन फैसलों पर लगता था कि कोई किसी तरह से वो किसी भावना से कोई ग्रसित हो सकता है, लेकिन जब उनकी अदालत में आया, वहां आंख बंद कर लोगों ने टेस्ट किया, नहीं, हमें न्याय मिलेगा ही, और न्याय मिला। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के घर पर गणपति जी आए। लगभग पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गणपति की पूजा हर तरफ हो रही, हर तरफ घर घर में पूजा हो रही है। और आप कहीं पिछले पहले ही महाराष्ट्र में बहुत चलन था इसका, अब पूरे हिंदुस्तान हो चुका है। और इस पर ऐसी खबर बताई जाती है क्योंकि जो सोशल मीडिया पे फोटो आज बहुत ज्यादा वायरल हुई है, उसमें माननीय चंद्रचूड़ जी के घर पर पूजा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। उन्होंने आरती की, चंद्रचूड़ जी की वाइफ घंटी बजाती नजर आई और मंत्र जाप करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश जी नजर आए। बस ये फोटो वायरल हो गई। इसके तमाम तर्क निकाले गए, चाहे संविधान हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, तमाम सवाल निकाले गए और संदेह का बाजार गर्म हो गया। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन पर्यंत एक मजबूत रिश्ता विश्वास का बनाया आम जनमानस के अंदर, उसकी एक फोटो से कोई वाद विवाद पैदा नहीं हुआ, लोगों का विश्वास ऐसा मानते हैं डगमगा गया। मोदी जी के उनके घर में जाना और आरती की फोटो वायरल होना, बस लोगों को लगा कि हमारा विश्वास क्या था, ये समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, इस बारे में पूरे दिन आप सोशल मीडिया के सारे अकाउंट को देखिए, हाहाकार जैसी स्थिति थी। चंद्रचूड़ साहब के घर प्रधानमंत्री। अब इसके पीछे हम लोग कोई लीगल के व्यक्ति नहीं हैं जो इस पर सीधा कोई कमेंट्स कर सकें। जो तमाम न्यायविद थे, जो तमाम विधि के बहुत ही मजबूत पकड़ रखने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की। इसको किस नजरिए से देखा जाए, इसका भविष्य में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि माननीय चंद्रचूड़ जी की मात्र 2 महीने बचे हुए रिटायरमेंट के। अब लोग कैसे ये जो नजदीकियां नजर आई एक साथ, छोटे से फंक्शन, घर में गणपति पूजा, बहुत छोटा सा एक, ये मतलब बिल्कुल इसको आप ये कह सकते हैं कि ये तो घर की पूजा हर घर में हो रही है। कोई ऐसा नहीं कि सार्वजनिक मंच था, बहुत बड़ा मंच था जहाँ पे सीरीज बात है कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ये आते हैं
सार्वजनिक स्थलों पर जो बड़े बड़े कोई फंक्शन होते हैं, लेकिन एक घर का छोटा सा फंक्शन जहाँ पे परिवार नहीं, रिश्तेदार भी सारे इकट्ठा नहीं होते, तो घर घर में पूजा हो रही है, वहां पर जितना छोटा फंक्शन उतना ही बड़ा व्यक्ति का आना लोगों की चिंता की लकीरें खींच गया। अब सवाल लोगों का यह है कि अगर प्रधानमंत्री को बुलाया गया, ये व्यक्तिगत निर्णय था, तो वहां राष्ट्रपति भी क्यों नहीं है? ये प्रधानमंत्री आ सकते थे। एलओपी क्यों नहीं आए? तमाम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ मोदी जी को बुलाया गया। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लोगों के जहन में ये आई कि सिर्फ मोदी जी ही क्यों, अदर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, तो सिर्फ मोदी जी क्यों। अब देखिए, इस पर जो न्यायपालिका और कार्यपालिका की डिफिनेशन दी गई, वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं। मैंने कुछ स्टेटमेंट देखे, प्रशांत भूषण के हमने देखे, बड़े सीनियर जर्नलिस्टों को देखा, और उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक मजबूत स्तंभ है देश के लिए। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि जो कार्यपालिका है उसके सैकड़ों केसेस जो है वो न्यायपालिका के पास जाते हैं, और बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन उसके अंदर होते हैं। अगर यही एक साथ खड़े हो गए तो कौन सा फैसला, कौन सा केस, कैसा फैसला, ये शंका जहन में लोगों के घूमने लगी। और ये बहस चलना लाजमी था, क्योंकि इस फोटो की लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि डीवाई चंद्रचूड़ जी के साथ कहीं मोदी जी की पिक्चर इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, वो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तमाम ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वहाँ जाना पड़ता है, लोग जाते हैं, लेकिन ये कुछ व्यवहारिक नजर नहीं है। अब देखिए, वरिष्ठ वकील प्रशांत कुमार का कहना है कि ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। ये प्रशांत कुमार का कहना, जो उन्होंने कहा है अपने एक्स अकाउंट पर, वो हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों सार्वजनिक जीवन में दूरियों को मेंटेन करना चाहिए, डिस्टेंस विल बी मेंटेन, क्योंकि अगर दूरियां मेंटेन नहीं होंगी तो संविधान कैसे बचेगा? और उसके साथ पीएम का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विजिट करना, ये उनके हिसाब से एक गलत संकेत है। अब उनका ये कहना है कि इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इंटरफियर करना चाहिए। अब सीनियर एक महिला वकील है सुप्रीम कोर्ट की, इंदिरा जयसिंह, उन्होंने भी काफी तीखे कमेंट्स किए हैं। पॉजिटिव कमेंट्स नहीं, वो अभी हम यहाँ पे आपको नहीं बता सकते, तो लेकिन उन्होंने भी कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो नजदीकियां हैं इस पर सवाल खड़े किए। अब कहा यह जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम लोगों को ऐसा सूत्र बताते हैं, इनवाइट किया गया, बहुत सारे लोग आ रहे थे, आते जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं था कि 10:15 पे ये प्रोग्राम होना है। लोग, ये गणपति पूजा कई दिनों तक चलती है और लोग आते जाते हैं, कि छोटा सा व्यवहारिक कार्यक्रम था। चूंकि मोदी जी आए इसलिए इस पर सवाल ज़्यादा खड़े हो गए, वरना देश के काफ़ी लोग आए। लेकिन हाँ, मामला यहाँ पे सिर्फ ये कि सिंगल पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई शख्सियत कोई आया, इसलिए थोड़ा सा सवाल सोशल मीडिया पे और ज़्यादा उठा। अब देखिए, वहीं पर शिवसेना की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़े तीखे सवाल किए। अब सवाल तीखे होने का उनका एक ही कारण था कि उनका एक मजबूत आंख बंद करके विश्वास था कि डीवाई चंद्रचूड़ मतलब संविधान की मजबूती और न्याय का एक बहुत बड़ा मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी, जिस पे कि क्वेश्चन उठाना, अपने ऊपर कोई क्वेश्चन उठाना, ये विश्वास उन्होंने पैदा कर दिया था। और उनका कहना है कि चंद्रचूड़ साहब का मोदी जी के साथ ये आरती का जो पिक्चर वायरल हुई, अब विश्वास जगमगा गया है। अब उनका कहना है कि हमारे बहुत सारे केसेस चंद्रचूड़ साहब क्या चल रहे हैं, ये केस वहां से हट जाने चाहिए, उनको हटा देना चाहिए।
बहुत बड़ा ये उनका स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया पर वायरल है कि हमारे सारे केसेस को उनको हटा देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि उस पर उनका एक पार्टी का भी कोई मेजर केस चल रहा है, जिसपे कि उनका कहना है कि इसको भी लिंगर ऑन रखा गया, आपकी फैसला उसको नहीं किया गया। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अब वहीं पर हमने देखा कि जिन सवालों की लगातार, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आम जनमानस जो क्या नाम है, व्हाट्सएप यूज करता है, फेसबुक यूज करता है, तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट एक्स पे यूज करता है, वो अपने जो भी इसके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, ज्यादातर लोग इस पर निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई शक नहीं कि चंद्रचूड़ साहब ने एक अटूट विश्वास लोगों का जीत लिया था। और ये लोग ये कहते थे कि 2 महीने बाद क्या होगा, हमें इस देश को कोई दूसरा चंद्रचूड़ मिलेगा कि नहीं। लेकिन लोगों के जहन में ये नहीं था कि 2 महीने पहले हो सकता है कि उनकी सोच गलत हो। एक छोटा सा फिल्म, छोटी चीज, एक नॉर्मल चीज आदमी देख सकता था, लेकिन जो उसकी बिलीव ही नहीं करते थे, उसको वो अपने विश्वास का एक अटूट स्तंभ मान रहे थे, और बस उनको लगा था ये पिक्चर हम देख ही नहीं सकते। और शायद यही उनकी भूल थी या उनकी आंखों की धूल थी, ये नहीं पता। मैं समझता हूं कि ऐसे में ये सोच पाना बहुत मुश्किल है। वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे दुबे साहब हैं, उनका भी यही मानना है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अंदर इसका डिस्टेंस मेंटेन करना देश की तरक्की के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ये अपने डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे उतना ही लोगों का विश्वास जिंदा रहेगा। अगर रोज ये आना जाना शुरू कर देंगे तो फिर जरूरत से ज्यादा केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये एक साथ इनका आपसी समन्वय बढ़ जाएगा तो फिर विश्वास उठना लाजमी है। दोस्तों, अपनी राय इस पर व्यक्त नहीं की जा सकती। जो मीडिया, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहा है, वो आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। इस पर हमारी अपनी कोई राय नहीं है। इस पर निगाहों का भी फर्क हो सकता है। एक छोटी सी चीज हो सकती है जिसको तिल का ताड़ बना दिया गया। जो भी हो, ये लोगों का व्यक्तिगत विश्वास था, इसलिए व्यक्तिगत विश्वास को हम तोड़ने या जोड़ने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत सोच थी जिससे उन्होंने इतना बड़ा विश्वास किसी के प्रति बनाया था। जो भी सच होगा वो आपके सामने आएगा। आपको ये हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बात और कि अगर स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप कोई भी आर्थिक जो है योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन डिटेल से जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। तो कल फिर एक नए संकलन के साथ, एक नए विश्लेषण को लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।